गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेव थ्योरी, वेव थ्योरी कैसा लग रहा है? अगले वीक ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे जिससे न्यूमेरिकल बनेंगे। अभी एक्सरसाइज 2 के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं डॉपलर इफेक्ट के, ओवरटोन के, हार्मोनिक के, इसके क्वेश्चन आते हैं। ये सब आएंगे जब हम स्टैंडिंग वेव और बीट्स पढ़ लेंगे। बीट्स, स्टैंडिंग वेव और डॉपलर इफेक्ट, इस वाले हिस्से से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं बच्चों। सही है, सही है, सही है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आ रहा है, विजिबल है, स्लाइड दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज ओके, ऑडियोबल, विजिबल, स्लाइड। सही है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। चलिए बढ़े आगे, बातों को समझें और बातें करें, चीजों को देखें। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू मुस्कान कपूर, थैंक यू बेटा, थैंक यू मुस्कान। सुमित चौधरी कह रहे हैं टेस्ट का नोटिस नहीं आया। अभी किसी के पास नहीं आया है, सबके पास एक साथ आ जाएगा, बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें। चलिए चलिए चलिए, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कल हमने बात करी थी पावर ट्रांसमिटेड। अब हम ये तो जानते हैं, और पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था, वेव में एनर्जी का क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। मान लो ये वेव वेलोसिटी है, आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब एनर्जी भी कहाँ जा रही होगी, आगे की तरफ जा रही है। पर ये एनर्जी दे कौन रहा है? अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, तो ये लेफ्ट स्ट्रिंग, ये राइट स्ट्रिंग, तो लेफ्ट स्ट्रिंग लगातार पावर ट्रांसफर कर रही है किसको, राइट को। पूजा कुमारी कह रही है सर कुछ डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है। पूजा कुमारी जी रिफ्रेश करें। हनी पीडीएफ, निखिल पाटीदार, अमन सिद्दीकी, अनिकेत विश्वास, कुशाग्र बंसल, शुभम, परवेश गोलचा, क्या दिखाई दे रहा है क्या? विशाल कुमार, मोहम्मद इरशाद, अनुष्का, नितेश प्रजापति, जया त्रिपाठी, ओके है क्या? एवरीथिंग इज ओके? ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, मैं ये कहना चाहता हूं कि एनर्जी दे कौन रहा है, दे कौन रहा है? जरा सोच के बताइए, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, एनर्जी दे कौन रहा है, सप्लायर कौन है, सोर्स कौन है? एनर्जी का सप्लायर है वो बालक, वो बालक जो यहाँ खड़े होकर लगातार स्ट्रिंग में एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, अगर मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव्स का प्रोपोगेशन हो रहा है, तो इन साउंड वेव का प्रोपोगेशन में एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा है। प्रश्न ये पैदा होगा
कि सर यहाँ एनर्जी का सोर्स कौन है? आंसर है मेरा गला। मेरा गला एनर्जी का सोर्स है, और वही तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेरिएशन, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी वेरिएशन आपके ईयर ड्रम तक पहुंच रही है। और वो ईयर ड्रम ही तो क्या कर रहा है? वो ईयर ड्रम उस प्रेशर डिफरेंस को रीड कर रहा है और आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ एक पार्टिकल की, सोच के बताइए इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ होगी? इस पार्टिकल वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड। दो तरीके हैं करने के, जस्ट इसके पहले वाला को देख लीजिए, वो कहाँ है? वो इससे नीचे है। वो इससे नीचे है, तो कुछ समय बाद इसको भी वहीं जाना है, कुछ समय बाद इसको भी वहीं जाना है, कुछ समय बाद इसको भी वहीं जाना है। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ। दूसरा तरीका अगर आप सीखना चाहें, सेकंड मेथड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। पर आपको दूसरा तरीका, मान लो इस पॉइंट की पी की चाहिए, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वीपी बराबर माइनस वी इंटू स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ये भी मेथड बढ़िया काम करता है। ये वाई, ये एक्स। वेव वेलोसिटी कहाँ है? आगे की तरफ, तो पॉजिटिव। स्लोप टक 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 टक, एक्यूट एंगल है, स्लोप भी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव आगे की तरफ, स्लोप पॉजिटिव। बाहर ये माइनस है तो ओवरऑल माइनस। ओवरऑल माइनस का मतलब कहाँ जाएगा वो पार्टिकल? डाउनवर्ड्स। देख लीजिए। क्या वीपी क्लियर है क्या? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, वीपी क्लियर है क्या? वीपी क्लियर है क्या? तो वीपी डाउनवर्ड होगा। अब जरा सोचिए, ये वाले पार्टिकल जो इसके लेफ्ट में है, वो इसको कहाँ खींच रहे होंगे? वो अपनी तरफ खींच रहे होंगे टेंशन फोर्स से। सोच के देखिए, ये जो पार्टिकल है, इसको लेफ्ट वाला पार्टिकल कहाँ खींच रहा होगा? इसको लेफ्ट वाला पार्टिकल कहाँ खींच रहा होगा? अपनी ओर। बट ऑब्वियस ही बात है, टेंशन। टेंशन हमेशा कहाँ लगता है? अवे, अवे, अवे। बस अब यहां से बात क्लियर हो जाएगी कि जो पावर सप्लाइड है वो कैसे आ रही है। हम सभी जानते थे, वर्क एनर्जी हमने पढ़ा था, वर्क एनर्जी में पढ़ा था, पावर, पावर क्या होता था बताइए? एफ डॉट वी। अब आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स लेंगे? टेंशन फोर्स। और आप देख सकते हैं टेंशन फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक्यूट एंगल है, इसका मतलब पावर पॉजिटिव आएगी। पावर पॉजिटिव आनी भी चाहिए। अगर आप इस टी के कंपोनेंट करें तो ये हो जाएगा टी कॉस और ये हो जाएगा टी साइन। अगर हॉरिजॉन्टल से कंपोनेंट करें तो टी कॉस और टी साइन। बस अब आप इसको डॉट को हटाइए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड आता है, जो मैंने आपको कल बताया था, वो आता है हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड। ये सब वेव के लिए एप्लीकेबल है, ट्रांसवर्स में भी काम करता है, लॉन्गिट्यूडल में भी काम करता है। ट्रांसवर्स में काम करेगा, लॉन्गिट्यूडल में काम करेगा। आप कहोगे सर पार्ट फंक्शन कैसे आएगा? पार्टिकल वेलोसिटी आप जानते हो कैसे आएगी? y का फंक्शन है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो वहां से पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगी। फिर वेलोसिटी होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, उसको पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर जो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड आती है वो आती है हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये मैंने कल फॉर्मूला बता दिया था क्या? कल ये फॉर्मूला सिखा दिया था क्या? ठीक है, अब इस फॉर्मूले की मैंने आपको एक आइडिया, एक फीलिंग भी दे दी कि वास्तव में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, या एनर्जी का सोर्स वो बच्चा है। टेंशन फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल एक्यूट है, एंगल एक्यूट है तो पावर पॉजिटिव आएगी। पावर पॉजिटिव का मतलब होता है पावर सप्लाइड बाय द फोर्स। सही है? डन है क्या? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब इसी की बात करते हैं। अगर मुझे इंटेंसिटी के बारे में पूछा जाए, तो मैंने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, मैंने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा हुआ है
इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। पावर अपॉन एरिया। पावर अभी निकाली थी हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एरिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम एरिया को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से। अब शायद आपको पता चल रहा होगा एरिया को एस से करने के पीछे कारण क्या था। अगर आप एरिया को ए से लिख देंगे तो ऊपर भी क्या है? ऊपर भी ए है, तो आप ए से ए को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। परंतु ऊपर वाला ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। ऊपर वाला ए क्या है? एम्पलीट्यूड है, जबकि नीचे वाला एरिया है, इसलिए इसको एस। फिर अब इसको ध्यान से देखिए, म्यू बराबर क्या होता था? मास पर यूनिट लेंथ। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। तो म्यू को लिख सकते हैं बच्चों एस रो। तो म्यू बाय एस हो जाएगा रो। तो इस म्यू बाय एस की जगह लिख सकते हैं रो। हो जाएगा हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज एवरेज इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ डाल दें, तो इंटेंसिटी हाफ रो वी ए स्क्वायर 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, तो हाफ रो वी ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये कट जाएगा तो इंटेंसिटी आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। और यहां से आता है फॉर अ गिवन वेव इन अ गिवन मीडियम, टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। शायद आपने वेव ऑप्टिक्स में यूज भी किया होगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो ये इस पे भी न्यूमेरिकल आया हुआ ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। क्लियर है क्या? बहुत ज्यादा इस पे कोई प्रश्न आए नहीं है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कैसे है? बेटा एक ही वेव की बात करेंगे तो एफ कांस्टेंट हो जाएगा ना स्नेहा दास। मेरे गले से जो साउंड वेव निकल गई उसकी तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। आप उसको किसी भी मीडियम में ले जाओ, अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है स्नेहा दास? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? स्नेहा स्नेहा बढ़े आगे। v कैसे कांस्टेंट है? बेटा वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। फॉर अ गिवन मीडियम, अगर हम किसी एक गिवन मीडियम की बात कर रहे हैं तो उस मीडियम में उसका v हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सोलोनी गुप्ता। डन है क्या? क्लियर क्लियर क्लियर? तो मेरे हिसाब से पावर और इंटेंसिटी की आपको फील आ जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहले तो बताइए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ट्रांसवर्स वेव्स में क्या डिफरेंस होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये जो पार्टिकल हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग आगे पीछे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इसकी भी इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही लिखी जाती है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ y में हम परेशान होते हैं, सर यहाँ y कैसे है? y तो कुछ है ही नहीं, y तो कुछ है ही नहीं। वहां तो ट्रांसफर्स में तो क्या हमें बाकायदा समझ में आता है, y होता है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन।
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यहां भी y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन है। बस ये कैसा नापा जाएगा, ये नापा जाएगा आगे पीछे। फील करके देखिए, फील करके देखिए, ये पार्टिकल है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो या तो ये मीन से राइट में होगा या मीन से लेफ्ट में होगा। तो ये मीन से जो डिस्प्लेसमेंट है यही क्या है, y, यही y है। कार्तिक वर्मा कह रहे हैं तो x ले लेते। बेटा x ऑलरेडी है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो x तो ऑलरेडी उसकी पोजीशन बता तो रहा है, तो x ऑलरेडी है कार्तिक वर्मा। आप जो सोच रहे हो ऑलरेडी सालों से पहले लोगों ने सोच लिया होगा, नहीं तो x ले लेते ना, वो x तो ऑलरेडी ना, x तो पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है। तो y सेम डिस्प्लेसमेंट है, पर महसूस करिए वहां डिस्प्लेसमेंट होता था मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे। जो आप 8th 9th 10th में पढ़े हो, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, या तो पार्टिकल मीन से ऊपर होगा या मीन से नीचे होगा या मीन पर होगा। यहाँ भी सेम है, पार्टिकल तो यहाँ भी एसएचएम कर रहे हैं, पर यहाँ मीन के आगे पीछे आजू बाजू टू एंड फ्रो, मीन के आगे मीन के पीछे या मीन पर। क्या ये बात क्लियर है? तो आप यहाँ y से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हरीश अब्दुल्ला का एक क्वेरी है वेव के बीच में, सर मेजर कब से शुरू होंगे? हरीश अब्दुल्ला ने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है, मेजर कब से शुरू होंगे? तो हरीश अब्दुल्ला, जैसे ही मेजर चालू होंगे उससे बहुत दिन पहले मेजर का सिलेबस, मेजर का टाइम, मेजर का पेपर पैटर्न सब आपके साथ पहले से ही शेयर कर लिया जाएगा। ठीक है हरीश अब्दुल्ला, अभी बहुत समय है, पूरा मई है, पूरा जून है, पूरा जुलाई है, खूब सारे मेजर लिए जाएंगे एलन की तरफ से, कहीं किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आएगी। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। सही? ओके हरीश अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। एस दिव्या द्युति पूछ रही हैं, सर ऑफलाइन टेस्ट दें ऑनलाइन? बेटा आपकी इच्छा है, आप कैसा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन डना डन डन। तो बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव की। यहाँ तक क्लियर है? कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, याद करिए क्या पढ़ा था, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। आज हम पढ़ना चाहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड। आज हम पढ़ना चाहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E बाय रो, जहां E क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, रो क्या कहलाता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। कल याद करिए आपने पूरे लेक्चर में पढ़ा था V बराबर √T/μ। ध्यान दीजिए, ये है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अच्छे से लॉजिकली अंतर रखिए, और ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड। और हमेशा मैंने आपको बताया था जो स्पीड होती है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम की इलास्टिसिटी पर, मीडियम की इनर्शिया पर, मीडियम की डेंसिटी पर। इलास्टिसिटी, इनर्शिया, डेंसिटी, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ साउंड। हम बात करें अगर सॉलिड, तो आप सभी को पता है सॉलिड्स में हम क्या डिफाइन करते थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सॉलिड में क्या डिफाइन करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बताइए आंसर आ जाएगा y/ρ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, सॉलिड में y/ρ। जबकि अगर हम गैसेस में या लिक्विड में बात करें तो वहां आपको पता है वहां क्या डिफाइंड होता था, b क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बताइए यहाँ क्या फॉर्मूला आ जाएगा, बी बाय रो। ये किस में है, गैस में, लिक्विड में। अच्छे से तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए, सॉलिड्स में डिफाइन, और याद रखिए लॉन्गिट्यूडल वेव सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस तीनों में प्रोपोगेट हो सकती हैं, तीनों में प्रोपोगेट हो सकती हैं, क्योंकि तीनों में ही प्रेशर का वेरिएशन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बढ़ूं क्या आगे, आज सिर्फ यही 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 पढ़ेंगे, सिर्फ लॉन्गिट्यूडल वेव की स्पीड आपको अच्छे से पढ़ानी है मुझे। क्लियर है क्या, बता दीजिए चैट बॉक्स में। फॉर्मूले हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो याद करिए, सॉलिड्स में बात करेंगे तो वहां डिफाइंड होता है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, और यहां डिफाइंड होता है गैसेस में बल्क मॉडुलस। डन है, डन है, डन है। डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूटन ने क्या कहा था। पहले मैं आपको थोड़ा सा बल्क मॉडुलस को रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको मजे आ जाएं। बल्क मॉडुलस याद करो, कोई भी मॉडुलस होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता था फोर्स अपॉन एरिया, याद करिए, हम लिखते थे डेल पी। स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया डेल पी बाय डेल वी इंटू वी। थोड़ा सा मैं आपको थर्मो में ले चलता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल की। तो आइसोथर्मल की स्लोप अगर आपको याद हो, किसी को स्लोप याद हो, तो होती थी माइनस पी बाई वी। और आइसोथर्मल का अगर बल्क मॉडुलस निकालो तो डेल पी बाय डेल वी इंटू वी। तो माइनस, इस डेल पी बाय डेल वी की जगह रखेंगे माइनस पी बाई वी इंटू वी, वी से वी माइनस से माइनस, ये आएगा प्रेशर। तो आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है। ये सब काम आएंगे इसलिए बता रहा हूँ। जबकि अगर एडियाबैटिक का याद हो आपको, तो एडियाबैटिक कर्व की स्लोप होती थी माइनस गामा पी बाई वी। तो एडियाबैटिक का बल्क मॉडुलस आप खुद बता सकते हैं क्या आएगा, गामा पी। तो आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस पी होता है, जबकि एडियाबैटिक का क्या होता है, गामा पी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, अब आप सुन लीजिए। सबसे पहले आए न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा, आपने पढ़ा हुआ है, एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा किसी मीडियम में जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। किसका एग्जाम्पल है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो सोचिए, वेलोसिटी होती थी बी बाय रो, पर न्यूटन ने ये कहा कि भाई ये तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस कितना, पी, और रो तो है ही। अब अगर आप इसको पी पुट करो, रो पुट करो एयर के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आती थी 280 मीटर पर सेकेंड। पर प्रैक्टिकल से ये पता चला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये तो लगभग होती है 330 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब न्यूटन का जो एजम्पशन था वो गलत था। न्यूटन ने ये कहा था साउंड वेव का प्रोपोगेशन वास्तव में आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उसके कॉन्सेप्ट से जब स्पीड निकाली गई तो बच्चों को आई 280 मीटर पर सेकेंड।
परंतु प्रैक्टिकली साउंड वेव की स्पीड आई 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब न्यूटन का जो एजम्पशन था वो गलत था। इसके बाद कौन आए? लाप्लास आए, और लाप्लास ने उस न्यूटन के फॉर्मूले में क्या किया? करेक्शन किया। उन्होंने कहा वास्तव में प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम वास्तव में कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो फॉर्मूला होता है बी बाय रो। पर अब जो बल्क मॉडुलस लेंगे बच्चों, वो किसका काम में लेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस का। एडियाबैटिक का बल्क मॉडुलस क्या होता है? गामा पी। और इससे जो आंसर आया वो बिल्कुल प्रैक्टिकल के नियर अबाउट आया था। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना? गामा पी बाय रो। देने वाले कौन थे? देने वाले कौन थे? लाप्लास। लाप्लास ने करेक्शन किया और बताया कि वास्तव में साउंड वेव का प्रोपोगेशन किसी मीडियम में एक एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो साउंड वेव के कारण मीडियम में बनते हैं, वो इस प्रकार से इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि वो सराउंडिंग से किसी भी प्रकार की हीट का एक्सचेंज नहीं कर पाते। और बच्चों, अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, इसका मतलब है वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है तो बताइए। शिव ज्योति, नमारा फिरदौस, धीरज विश्वकर्मा, लक्की चौहान, नवाजी सद्दाफ, आशीष पाल, श्रेया सैनी, परवेश गोलचा, अन्वेषा होटा, ग्रेसी गुप्ता, पीसाई उमा, एरको देव। अब इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है। तो पहले मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताता हूं। तो हम सभी जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। नंबर ऑफ मोल्स को खोलिए, मास अपॉन मोलर मास। इस वॉल्यूम को नीचे ले जाइए, मास मोलर मास, इस वॉल्यूम को नीचे ले गए, वॉल्यूम आरटी। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी अपॉन मोलर मास। इस रो को नीचे ले जाओ, पी बाय रो, तो हो जाएगा आर टी बाय एम। आर टी बाय एम। इसका मतलब इस पी बाय रो की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आर टी बाय एम। तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। एरकोडेव गामा पी बाय रो भी होता है और गामा आर टी बाय एम भी होता है। बताइए, डंडन डंडन है क्या? साउंड वेव की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडल की बात कर रहे हैं। आइए एक बार अब आप रिवाइज कर लीजिए, सब लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ भी लीजिए तो आपको याद भी होता जाएगा। एक एक मिनट में देता जा रहा हूँ स्लाइड में, आप देखते जाइए, ओके करते जाइए। वही लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडल की स्पीड होती है रूट ई बाय रो, जहां पर ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सॉलिड की बात करेंगे तो वहां डिफाइंड होता है यंग मॉडुलस। लिक्विड और गैसियस की बात करेंगे तो वहां डिफाइंड होता है बल्क मॉडुलस। क्लियर है? डन है? देखते जाइए। ओके, आगे देखिए, ये भी एक अच्छी बात काम की है। सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है लिक्विड से, गैस से। डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है। अब फॉर्मूला होता है ई बाय रो। सॉलिड का ई भी ज्यादा होता है और रो भी ज्यादा होता है, पर ई इतना भयंकर होता है कि डोमिनेट ई करता है। वैसे तो रो के बढ़ने से वी कम होगा, पर ई के बढ़ने से वी बढ़ेगा, पर ई बहुत ज्यादा है। अगर आपको याद हो सॉलिड का यंग मॉडुलस चैप्टर थोड़ा बहुत, तो 2 × 10⁻11 होता है। इसलिए साउंड वेव की वेलोसिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। नियर अबाउट आप वैल्यू देखें तो मजा आ जाएगा।
5000 6000 के आसपास, वाटर में 1500 के आसपास, एयर में 330 के आसपास। उसका कारण है बल्क मॉडुलस या बोले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड का बहुत ज्यादा होता है। आगे देखिए, बढ़ूं क्या? सब मैंने बातें बता दी, पर यहाँ सब स्लाइड में लिखी हुई भी हैं, उससे आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, तगड़े तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। डन 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 डन। ये पढ़ लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन propagation of a sound wave in a medium is isothermal condition। तो आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस P के बराबर होगा, P रखा 1 atm होता है, डेंसिटी ऑफ एयर रखी 1.29, सॉल्व किया 280, बट प्रैक्टिकली 330, इसलिए न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया, फेल हो गया। फिर आए लाप्लास। लाप्लास ने क्या कहा कि साउंड वेव जब प्रोपोगेट करती है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतनी जल्दी बनते हैं कि देयर इज नो चांस फॉर मीडियम टू एक्सचेंज द हीट फ्रॉम सराउंडिंग। दैट मींस प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ गैसियस मीडियम इज एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फॉर्मूला आएगा गामा पी बाय रो। फिर ये मैंने आपको सिखा दिया, पी बाय रो को हम क्या लिख सकते हैं? आर टी बाय एम। एम डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू नीचे है, जिसे हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो ये फॉर्मूला मैंने पूरा आपको दिखा भी दिया, गामा पी बाय रो, या बोलिए गामा आर टी बाय एम। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड वेव सही है। ये पूरा का पूरा अपन ने रिवाइज भी कर लिया, याद भी हो जाएगा। नहीं निखिल गुप्ता, यहाँ गामा पॉइजन रेशियो नहीं होता बेटा, यहाँ गामा होता है थर्मो वाला एडियाबैटिक कोएफिशिएंट सीपी बाय सीवी। मोनो के लिए गामा 5/3, डाई के लिए 7/5, थर्मो वाला होता है बेटा, थर्मो वाला। निखिल निखिल तो सिफर जहां न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो गलत था, उसने लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया, तो लाप्लास करेक्शन हो गया, और जो नया फॉर्मूला हुआ उसे उसने बोला लाप्लास फॉर्मूला। ठीक है, सिफर जहां न्यूटन का फॉर्मूला गलत था, लाप्लास ने उसे सही किया, उसे लाप्लास करेक्शन हुआ, और लाप्लास करेक्शन होने के बाद सिफर जहां जो फॉर्मूला बना उसे बोला लाप्लास फॉर्मूला। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन। विवेक सोनी कह रहे हैं इस चैप्टर में मेन टॉपिक कौन सा है? विवेक सोनी, वेव एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इलेक्ट्रो जितना मान सकते हैं। इलेक्ट्रो में भी हमें 12 लेक्चर लग गए थे, वेव भी लगभग 12 से 13 लेक्चर का है। तो पहली बात तो विवेक सोनी बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट तो हम ये नहीं कह सकते कहाँ से प्रश्न आएगा। हाँ, पिछले 15 साल के रिकॉर्ड से आप ये कह सकते हैं प्रश्न 3 टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है। डॉपलर इफेक्ट से सबसे ज्यादा, दूसरा ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, स्ट्रेस स्ट्रिंग, ओवरटोन, हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, और तीसरा 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 पूछा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी से। ये तीनों टॉपिक अभी आने बाकी हैं। मेजर पोर्शन अगर आप एक्सरसाइज 2 में देखेंगे तो डॉपलर इफेक्ट,
ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, स्ट्रेच स्ट्रिंग में वाइब्रेशन, सोनोमीटर, ओवरटोन, हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और बीट फ्रीक्वेंसी। सबसे बाद जो चौथा है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, वेव की इक्वेशन, कंपैरिजन वाले सवाल, वेलोसिटी इन ट्रांसफर स्ट्रिंग रूट टी बाई म्यू, साउंड वेव की स्पीड गामा पी बाय रो, गामा आर टी बाई एन। इंटरफेरेंस, अभी इंटरफेरेंस आना बाकी है, पर यह है कि इंटरफेरेंस बिल्कुल वैसा ही है जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है नितेश प्रजापति, तो जल्दी हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। सही है, डन है, बढ़े आगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किस किस पर डिपेंड करती है, किस किस पर डिपेंड करती है। तो मेरे हिसाब से ये वाला तो बिल्कुल स्लाइड क्लियर होनी चाहिए। ये एम डब्ल्यू है, डब्ल्यू नीचे है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपको साफ दिख रहा है साउंड की स्पीड होती है गामा आर टी बाय एम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी रूट टेम्परेचर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर गामा आर और मोलर मास किसी गिवन सैंपल के लिए बात करें, गिवन सैंपल ऑफ गैस की बात करें, तो एक गैस का सैंपल है तो उसकी एडियाबैटिक कोफिशिएंट, मोलर मास, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, तो वेलोसिटी टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान दीजिए टेम्परेचर हमेशा किस में रखा जाए, केल्विन में रखा जाए। ग्राफ खींच सकते हैं, v प्रोपोर्शनल है रूट टी के, तो v और t में बनाएंगे स्ट्रेट लाइन आएगा, स्क्वायर में बनाएंगे तो अभी स्ट्रेट लाइन आएगा, v और t में बनाएंगे तो पैराबोलिक आएगा। और पैराबोला किसकी तरफ खुलेगा वो भी आप बता सकते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था, v स्क्वायर t, तो y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, x की पावर 1 मतलब t, x एक्सिस की तरफ पैराबोला का मुंह खुलेगा। बताइए डन है क्या, डन 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 है। पैराबोला का मुंह हमेशा जिस पर पावर 1 होती है उसकी तरफ खुलता है, जिस पर पावर 1 होती है उसकी तरफ खुलता है। चलिए पहला प्रश्न, तीन सौ कैलविन, 300 कैलविन, 300 कैलविन, बहुत बढ़िया, 300 कैलविन 27 डिग्री सेल्सियस, 300 कैलविन 27 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 300 कैलविन 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए देख लेते हैं, तो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 900। अगर हम पहले की बात करें तो पहले का टेम्परेचर मैंने मान लिया x केल्विन, उस समय वेलोसिटी मान ली v, बाद में टेम्परेचर 900 केल्विन से बढ़ा दिया तो नया टेम्परेचर हो गया x प्लस 900 और स्पीड बिकम्स डबल, बस खत्म। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, v बराबर अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है, तो v2 बाई v1 इज अंडर रूट t2 बाई t1, v2 2v, v1 v, t2 x प्लस 900 अपॉन x,
स्क्वायर कर दो। सही है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। सवाल ऐसा आता है कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पर 330 है या 332 है, तो बताइए 10 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? 10 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? शिल्पी कुमारी कह रही है सेम। शिल्पी सेम कैसे होगी बेटा? अभी तो पढ़ा वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। शिल्पी कुमारी, शिल्पी कुमारी सेम कैसे रहेगी बेटा? सलोनी गुप्ता आपने भी गलत बोल दिया। अभी तो बताया टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। अब देखिए परवेश गोलचा कह रहे हैं डबल। परवेश गोलचा नींद में तो नहीं हो बेटा। डबल होने के लिए टेम्परेचर को 4 गुना होना पड़ेगा। 4 गुना होगा तब जाके डबल होगी। चलिए अब इसका क्या तरीका है? तरीका वही है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। टेबल बनाइए पहले और बाद में। पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री, इसको 273 में जोड़िए, 273 केल्विन। बाद में टेम्परेचर था 10 डिग्री, 10 में 273 जोड़िए तो बाद वाला टेम्परेचर। काम तमीज से करिए, ऐसे नहीं चलता। पहले स्पीड कितनी थी? 330, और बाद में स्पीड थी v2। अब लगाइए v2 बाई v1 इज t2 बाई t1। बाद वाली स्पीड पूछिए, पहले की स्पीड पता है, बाद का टेम्परेचर 283, पहले का 273, तो v2 आएगा 330 अंडर रूट 283 बाई 273। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि स्क्वायर रूट भी लेना है, डिवाइड भी करना है और फिर बाद में मल्टीप्लाई भी करना है। पूजा कुमारी कह रही है लेस देन 330। पूजा लेस देन कैसे हो सकती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आंसर 330 से ज्यादा ही आएगा। पूजा कुमारी क्या करती हो बेटा? है ना पूजा बेटा, ऐसे कैसे होगा? कम तो हो ही नहीं सकती, 330 से ज्यादा ही आएगी। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, उसकी मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। एक स्टैंडर्ड तरीका बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक है जो कैसे कर सकते हैं। लेट 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड आप मान लीजिए v0, और मुझे चाहिए t डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। वही सवाल है बिल्कुल, देख लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड आपने मान लिया v0, ये आपको गिवन है। आप कहोगे 330 होती है बेटा, वो तो एयर में होती है, ये कोई गैसियस मीडियम है। अगर एयर होता तो आप इसकी जगह 330 रख सकते थे, पर ये कोई दूसरा गैसियस मीडियम है, उसका गामा अलग है, तो वहां भी 330 नहीं आएगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे से करिए टेबल बनाकर। पहले बाद में बहुत अच्छे से। पहले का टेम्परेचर 0 डिग्री, इसमें 273 जोड़िए तो इनिशियल टेम्परेचर आ गया 273। बाद का टी डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ी तो टी प्लस 273 केल्विन। ये ओके होना चाहिए। पहले की स्पीड बताइए क्या है? v0। बाद की स्पीड मुझे फाइंड करनी है, इसको vt मान लीजिए, वेलोसिटी है टेम्परेचर टी। बताइए इतना क्लियर है तो ओके बोलिए, इतना क्लियर है तो ओके बोलिए, इतना क्लियर है तो ओके बोलिए। सही है। अब वापस फॉर्मूला हमारे पास वही है, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। v2 बाई v1 इज अंडर रूट t2 बाई t1। v2 vt, v1 v0, t2 t प्लस 273 अपॉन t1 273। तो v2 अपॉन v0, इस 273 को अलग कर दीजिए, t अपॉन 273, 273 अपॉन 273, तो vt अपॉन v0
273 बटा 273 1, टी बटा 273। अब सोचिए, यहां मैं बाइनोमियल लगाना जा रहा हूं। बाइनोमियल तभी लगा सकता हूं जब मेरा टी क्या हो, छोटा हो। बाइनोमियल लगाना चाहता हूं क्योंकि मेरा टी छोटा है, मतलब मेरी रेंज जो है वो बहुत कम है, अप टू 20 डिग्री 30 डिग्री तक है। तो वी टी बाई वी नॉट 1 प्लस टी बाई 273 होल पावर हाफ। तो वी टी बाई वी नॉट 1 प्लस, बाइनोमियल को आगे लीजिए, टी बाई 273। तो वी टी वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 546। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे आप खटाखट कर सकते हैं। हाँ, अगर एयर आ जाए, अगर एयर की बात हो जाती, ये तो थी किसी भी गैस की, एयर की बात करें तो एयर में तो होता है 330। तो 330 रख दीजिए, 330 1 प्लस टी अपॉन 546। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपको याद है कई बच्चों को, 330 प्लस 0.61 टी। 330 बोल दीजिए, 332 बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, कोई टेंशन नहीं है। 332 अपॉन 546 करोगे तो लगभग 0.61 आएगा। तो ये एक बढ़िया फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस फॉर्मूले की मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर से सिखाता हूँ, वापस से देखिए मैं आपको क्या कहना चाहता था, समझिए। ये तो पूरी मैथमेटिक्स है। 2021 के लिए मैं डायरेक्ट याद रख सकता हूँ, डायरेक्ट याद रख सकता हूँ। अगर हम किसी गैसेस में बात करें तो साउंड वेव वेलोसिटी होगी वी नॉट 1 प्लस टी बाय 546। पर इसमें ध्यान दीजिए, टी किस में रखा जाएगा, डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि टी सेल्सियस में तो चल रहा था, टी सेल्सियस में था, आपने केल्विन बदल लिया था, सॉल्व कर लिया था, सेल्सियस में पुट करेंगे। हाँ, अगर आप एयर की बात करोगे तो एयर में तो फिक्स होता है वी नॉट 332। तो अब जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 332 प्लस 0.61 टी। ये क्या चीज है, बहुत अच्छे से समझें, याद करें, पर अच्छे से याद करें। पहला, टी को डिग्री सेल्सियस में रखा जाएगा, पहली बात, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड थी वो 332 मीटर पर सेकंड थी। दूसरी बात, किसके लिए डिफाइंड है, ये एयर के लिए डिफाइंड है। जो टी है वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग कहते हैं अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। अब मैंने आपसे पूछा 10 डिग्री सेल्सियस पर बताइए, तो वी टी बराबर 332 प्लस 0.61 इंटू 10। तो 332 प्लस 0.61 इंटू 10 तो 6.1, 338.1। ये इसका आंसर है। बताइए कुछ क्लियरिटी आई क्या, बताइए कुछ क्लियरिटी आई क्या। हाँ, थोड़ी सी लेंदी है, पर सिंस 2 बार पेपर में आई हुई है इसलिए अब मैं आपको ये पूरी डिराइव करके बता दी। और आपको बहुत लॉजिकली समझ में आना चाहिए, लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि हमने एयर की बात करी, एयर में 332 होगा, किसी दूसरे गैस में बात करते तो फिर वी नॉट आता, ध्यान दीजिए, दूसरे गैस में बात करते तो वी नॉट आता, एयर में बात कर रहे हैं तो वी नॉट 330 332 है। देखिए डन है क्या, बिल्कुल डन है क्या। केटीजी है, केटीजी में भी एक ट्रिक काम आती है निखिल गुप्ता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे। ये देखिए, अन्वेषा होटा, पहले टी क्वेश्चन में सेल्सियस में गिवन है, पर जब हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे तो इसमें केल्विन में पुट करेंगे। तो हमने देखो यहाँ इसको केल्विन में बदल लिया, तो T प्लस 273 हो गया, पर खुद ये छोटा T किसमें था, सेल्सियस में ही तो था। सारी बातें बिल्कुल सही है अन्वेषा होटा, फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले में तो केल्विन में रखते हैं, हमने केल्विन में ही पुट किया है, पर जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें छोटा टी आ रहा है, जबकि ओरिजिनल छोटा टी अन्वेषा सेल्सियस में था।
अन्वेषा, क्या आप मेरी बात समझ पा रही हैं? अन्वेषा होटा, ठीक है, डन 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 डन। कितना आंसर आएगा बताइए? 300। फिर से बता दीजिए, यहाँ टी किसमें रखा जाएगा? यहाँ टी डिग्री सेल्सियस में ही रखा जाएगा। केल्विन में बदल तो दिया था, जब सॉल्व करने के बाद आया था तो केल्विन में रखा तो था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है क्या? कोई डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं रुक जाता हूँ। प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं रुक जाता हूँ। चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखिए एवरीथिंग इज विजिबल नाउ। मैंने रिफ्रेश कर दिया है, मैंने रिफ्रेश कर दिया है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, ये वही वाली बात इन्होंने पूरी सॉल्व करके आपको दिखा रखी है। अब बाकी मैंने आपको हैंड रिटन दे दिया था, देखिए। सही है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं ओम निशिकांत टी बटा 546 बेटा तब काम आएगा जब वो एयर में ना देकर किसी गैस में दे देगा। गैस में दे देगा, मान लो किसी गैस में उसकी वेलोसिटी है 370, तब आप वो 0.61 नहीं लगाओगे, तब वो लगाओगे V01 प्लस टी बाय 546। ठीक है ओम निशिकांत, एयर के लिए वो फॉर्मूला डिफाइंड होता है क्योंकि एयर में 330 रखा है, तब जाके वो 0.61 आया है। सुमेधा गंगवार कह रही है मेजर कब से हैं? बेटा अप्रैल से मेजर होंगे गंगवार। सुमेधा गंगवार अप्रैल से मेजर स्टार्ट होंगे। मार्च में भी आपका अप्रैल के एंड से या मई के स्टार्टिंग से मेजर स्टार्ट होंगे। 22 अप्रैल लास्ट वीक से चालू होने की संभावना है। तो सब आपके पास डिटेल आ जाएगी, डोंट वरी। चलिए बात करते हैं प्रेशर की। ये सब आपने केटीजे में पढ़ा था, यहाँ फिर से देख लीजिए। प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता, ऐसा लगता है गामा पी बाय रो, ऐसी फीलिंग आती है वेलोसिटी प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। पर मजे की बात है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपने अभी सीखा था हमने इक्वेशन, P बराबर रो आर टी बाय एम। टेम्परेचर कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो P इज प्रोपोर्शनल टू रो। अगर आप प्रेशर को 4 गुना कर दोगे तो मजे की बात है डेंसिटी भी अपने आप, अपने आप 4 गुना हो जाएगी। तो सोचिए, फॉर्मूला है गामा पी बाय रो, तो प्रेशर हो गया 4 टाइम्स, डेंसिटी भी हो गई 4 टाइम्स, तो 4 से 4 का फैक्टर कैंसिल। इसका मतलब प्रेशर पर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ही नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही लेक्चर केटीजे में पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां भी तो ऐसी आरएमएस स्पीड आती है, याद करिए। दिखने में लग रहा है प्रेशर पर डिपेंडेंसी है, पर प्यारे बच्चों प्रेशर पर डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं है। क्या ये बात क्लियर है क्या? और मैं आपको बताऊं, जैसे सही लैंग्वेज तो यही है, सही लैंग्वेज तो यही है कि कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इफ प्रेशर को 2 गुना कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड वेव बताइए। तो अब आपको पता होना चाहिए प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, तो आंसर है नॉट चेंज, रिमेन सेम।
उसको टेम्परेचर कांस्टेंट बोलना जरूरी है। पर हाँ, मेडिकल एग्जाम में पूरी लैंग्वेज नहीं आ रही, 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे ही आए कि प्रेशर को 4 गुना कर दिया, प्रेशर को 2 गुना कर दिया, तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट अपने मन से एज्यूम करना चाहिए था और ऐसा बोलना चाहिए था, स्पीड ऑफ साउंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छी लैंग्वेज के लिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट बोलना चाहिए, पर अगर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन देखोगे केटीजी में भी और यहाँ भी, तो यहाँ भी देखेंगे तो सिर्फ वो बोल देगा प्रेशर को 4 गुना कर दिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। ये याद होना चाहिए। फिर कभी कभार क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज हो रहे होते हैं, तो आपको सॉल्व करना चाहिए सिर्फ किसका इफेक्ट लेकर, टेम्परेचर का इफेक्ट लेकर। मोटे मोटे रूप से आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर के चेंज करने से डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, और जब तक डेंसिटी की बात नहीं हो रही है तो हम ये मान रहे हैं उसी फ्रैक्शन में डेंसिटी का भी चेंज हो रहा है, तो केवल केवल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, AIEEE में ऐसा सवाल आ गया एक बार, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज की क्लियरिटी आनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला, मैंने प्रेशर को डबल किया, कीपिंग डेंसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट। मैंने गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, कीपिंग डेंसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट। तो अब आप बता सकते हैं कि हाँ, अब तो प्रेशर पे करेगा ही, क्योंकि उसने बोल दिया डेंसिटी कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी रूट पी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर डबल तो वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी। तो कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे बेसिक और स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो पहला था, सही लैंग्वेज, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स देन स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर है, आंसर है, आंसर है, कोई चेंज नहीं होगा। फिर दूसरी मेडिकल लेवल में सवाल, केवल प्रेशर बढ़ा दिया, केवल प्रेशर बढ़ा दिया, तो आपको मान के चलना चाहिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। डन है, डन है, डन है। बेटा कैसे उसने प्रेशर डबल किया कीपिंग द डेंसिटी कांस्टेंट, ये हमारा लुकआउट नहीं है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि उसने ऐसा किया। कैसे किया हनी पीडीएफ वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर की, क्योंकि सोचिए गैसियस मीडियम का नेचर बदल जाए, मोनो एटमिक गैस, डायटमिक गैस, तो जरा सोचिए गामा भी चेंज हो जाएगा, गामा भी चेंज हो जाएगा। आप फील कर सकते हैं, मोनो का गामा CP/5/3 होता है, डाई का 7/5 होता है। तो जैसे पहले मान लो सिर्फ ऑक्सीजन गैस थी और बाद में क्या कर दिया आपने, मिक्सचर बना दिया, O2 गैस प्लस N2 गैस। अब मजे की बात है, पहले भी डायटमिक थी, बाद में भी दोनों डायटमिक ही है, इसका मतलब गामा तो सेम रहेगा, परंतु मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो कैसे निकालोगे, N1 M1, ये सब आपने केमिस्ट्री में केटीजी में पढ़ा होगा। ये मिक्सचर का मोलर मास निकालने का तरीका है, जहाँ N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। मान लो इसके 1 मोल मिला है, इसके 4 मोल मिला है। मैं वापस बोलता हूँ, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड गामा पे डिपेंड करती है, तसल्ली से सुनिए, और मोलर मास पे डिपेंड करती है। पहले O2 गैस की थी, अब O2 में आपने N2 और मिला दिया, तो एटमिसिटी तो चेंज नहीं हुई ना, डाई में डाई मिलाओगे तो डाई ही रहेगी, इसका मतलब गामा तो वही रहेगा। तो डिपेंड सिर्फ चेंज क्या होगा, मोलर मास। पहले मोलर मास होगा, पहले मोलर मास होगा O2 गैस का, दैट इज 32, पर अब आपको नया मोलर मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब O2 के साथ N2 भी आ गई है। और मिक्सचर का मोलर मास निकालने का तरीका है N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, अगर वो ऐसा कर दे
पहले H2 गैस थी, बाद में H2 गैस के अंदर हीलियम गैस मिला दिए, इसके 2 मोल और इसका 1 मोल। अब दिक्कत हो जाएगी, अब आपको नया गामा भी निकालना पड़ेगा, नया मिक्सचर का मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। गामा कैसे निकलेगा? वो निकलेगा Cp/Cv से। ये देखिए, क्या दोनों बातें क्लियर हो रही हैं क्या? बहुत तसल्ली से सुनिए। अगर एटमसिटी सेम रहेगी, डाई में डाई, मोनो में मोनो मिलाओगे तो गामा पे कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो सिर्फ मोलर मास निकालिए। पर अगर आपने एक मोनो में एक डाई मिला दी, तब आपको नया गामा भी निकालना पड़ेगा। बताइए 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 बताइए, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अब देखिए, ये वही है। पहले था O2 गैस, पहले O2 थी, तो O2 का मोलर मास होगा आपका 32 ग्राम। बाद में O2 में N2 मिला दिए, इसका 1 मोल, इसका 4 मोल। तो अब आपको मिक्सचर का मोलर मास निकालना पड़ेगा, N1 M1 N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। 1 मोल इसका मोलर मास 32, 4 मोल इसका 28, 1 प्लस 4। एक बार बताइए तो मिक्सचर का मोलर मास क्या आएगा? 28.8 आना चाहिए। पर मजे की बात है, ये भी डाई है और ये भी डाई में डाई मिलाई है, तो रहेगी तो डाई। तो फॉर्मूला जब लगाएंगे गामा आर टी बाई एम, तो गामा सेम रहेगा क्योंकि डाई था, टी वही आर वही, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो V1 बाई V2 इज M2 बाई M1। पहले कौन थी? O2, तो O2 का मोलर मास 32, बाद में हो गई O2 प्लस, बाद में हो गई O2 प्लस N2, O2 प्लस N2, तो इसका मोलर मास 28.8। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या वो 28.8 आ रहा है क्या? देख लीजिए, क्या वो 28.8 आ रहा है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ हमने गामा की क्यों नहीं बात करी? यहाँ हमने गामा की क्यों नहीं बात करी? यहाँ हमने गामा की क्यों नहीं बात करी? क्योंकि डाई में डाई मिलाया था, इसलिए एटमिसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एटमिसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर मजे की बात है, अगर आप अगला सवाल देखें, शायद ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, पढ़िए। अब इसमें आपने मोनो में डाई मिला दी, तो अब आपको पहले गामा मिक्सचर निकालना पड़ेगा, N1 Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर। तो पहले Cp मिक्सचर निकलेगा, Cv मिक्सचर निकलेगा, फिर मिक्सचर का मोलर मास निकलेगा और फिर फॉर्मूला लगेगा। अब गामा नहीं कटेगा, R और T कटेगा, डिपेंडेंसी गामा पे और मोलर मास पे चलेगी। बताइए, डंडना डंडन है क्या? तो आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। हैंडआउट में बना देता हूं, आपके शेयर कर लेता हूं आपके साथ। तो आज हमने अभी इसके 2 फैक्टर और बचे हैं, ह्यूमिडिटी बचा हुआ है, एक इफेक्ट ऑफ विंड बचा हुआ है, और कुछ इस पे न्यूमेरिकल। तो बड़ा आर्टिकल है स्पीड ऑफ साउंड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, बड़ा आर्टिकल है स्पीड ऑफ साउंड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी मैं अपने पुराने वाले लिंक पर ही सारा मटेरियल डाल रहा हूँ, आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, पुराना डाउनलोड कर लीजिए। काफी बच्चों ने डाउनलोड कर भी लिया है, आप लोग भी कर लें, अभी पुराने वाले पर ही अपलोड हो रहे हैं।
वहां से आपको मिलता जाएगा। अनमोल गुप्ता कह रहे हैं लिंक पर हैंडआउट ही नहीं है। बेटा पूरा बैच लिंक से हैंडआउट डाउनलोड कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और आप कह रहे हो लिंक पर हैंडआउट ही नहीं है। क्या बात कर दी अनमोल गुप्ता आपने, गजब ही कर दिया बेटा, गजब ही कर दिया बेटा अनमोल आपने तो। अभी मैं वेव उसी में डाल रहा हूँ, क्या हैंडआउट के अंदर वेव में नहीं है क्या? हैंडआउट के अंदर वेव में नहीं है? है। हाँ बेटा, मैंने न्यू लिंक नहीं बनाया प्रिंसीमा, तो अभी मैं पुराने लिंक पर ही काम कर रहा हूँ। अभी पुराने लिंक पर ही काम कर रहे हैं बेटा, न्यू लिंक नहीं बनाया है अभी, पुराने से ही काम चल रहा है बेटा। लेक्चर नंबर क्या था आज, प्लीज बताएं, लेक्चर कौन सा था ये? लेक्चर 5, ठीक है। तो क्या मैं उसी से सेव करता हूँ ना, वेव लेक्चर 5 9 अप्रैल, वेव लेक्चर 5 9 अप्रैल। देखिए एक बार आप पुराने वाले लिंक पर जाके, क्या वहाँ अपलोड हो गया क्या, मुझे बताइए। निखिल श्रीवास्तव, पुराना वाला लिंक ही काम कर रहा है बेटा, नया लिंक अभी नहीं बनाया है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।